की शुरुआत करते हैं साल 1939 से, वो साल जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया के बिहाफ पे भी वॉर डिक्लेयर कर दी बिना किसी इंडियन से कंसल्ट किए। कांग्रेस के लिए ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कांग्रेस के पास कुछ मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल था, तो कांग्रेस ने उन सभी पोजीशन से रिजाइन कर दी। इस समय के बीच सुभाष चंद्र बोस अपनी खुद की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, द फॉरवर्ड ब्लॉक। हालांकि ये पार्टी कांग्रेस के बीच से ही निकली थी, लेकिन साल 1940 तक आते आते इसको कांग्रेस के मुख्य संगठन से अलग कर दिया गया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला ये कि सुभाष चंद्र बोस कुछ ज्यादा ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के बन रहे थे, चाहते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर का इस्तेमाल किया जाए इंडिया के बेनिफिट के लिए। वो जल्दी से एक्शन लेना चाहते थे और कांग्रेस से अलग होना उनके लिए एक नेसेसिटी बन गई थी। जुलाई 1940 कलकत्ता में बोस एक मार्च लीड कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में रहकर वो सरकार की ताकत को चैलेंज करते हैं एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च करके, रिलीज मी और आई शैल रिफ्यूज टू लिव। उनकी तरफ से सीधी अनाउंसमेंट करी जाती है। In 1940, he was languishing in prison, so he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast unto death. देखते देखते उनकी तबीयत खराब होने लगती है और एक ही हफ्ते में सरकार डिसाइड करती है कि उन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट पर रख दिया जाए। सरकार नहीं चाहती थी कि उन पर ब्लेम आए अगर सुभाष चंद्र बोस जेल में मारे गए तो, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक हेल्थ खराब है तब तक हाउस अरेस्ट पर रखते हैं, जैसे ही हेल्थ ठीक होगी वापस जेल में डाल देंगे। लेकिन नेताजी अपने अलग ही प्लान्स रच रहे थे। इनका प्लान था जर्मनी जाना और जर्मन से मदद मांगना ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन जर्मनी तक जाया कैसे जाए? बोस पंजाब में मौजूद एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या कोई तरीका है बॉर्डर पार करके जर्मनी तक छुपके से जाने का। उन्हें बताया जाता है कि एक तरीका जरूर है, अफगानिस्तान के थ्रू अगर एंटर किया जाए, वहां से सोवियत यूनियन जाया जाए तो वहां से जर्मनी जाया जा सकता है। 16 जनवरी 1941 रात के करीब 1:30 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, तो नेताजी छुपके से अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ। उन्होंने एक डिस्गाइज पहनी हुई थी। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है जिनका नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन। शिशिर के साथ अंधेरे में ये रात भर ड्राइव करते रहते हैं और सुबह के करीब 8:30 बजे धनबाद पहुंचते हैं। यहाँ ये एक रात शिशिर के भाई अशोक के घर में बिताते हैं और अगले दिन नजदीक के गोमो स्टेशन से बोस कालका मेल की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ये रेलगाड़ी पहले दिल्ली पहुंचती है और वहां से ये गाड़ी बदलते हैं पेशावर की ओर, अगली ट्रेन पकड़ते हैं द फ्रंटियर मेल नाम से। पेशावर पहुंचकर इन्हें रिसीव किया जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रोविंशियल लीडर मियान अकबर शाह के द्वारा। अगला पड़ाव था ब्रिटिश राज के इलाकों से पूरी तरीके से बाहर निकलना। ऐसा करने के लिए ये अपना रूप फिर से बदल लेते हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन से ये गूंगे और बहरे पठान बन जाते हैं। यहाँ गूंगा और बहरा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि बोस को पश्तो भाषा बोलनी नहीं आती थी। मुंह खुलते राज भी खुल जाएगा। तो बॉर्डर पर कोई भी चेक करने आए तो उनके साथ चलने वाला पश्तो बता दे कि ये बगल वाला पठान तो गूंगा और बहरा है। ये एक और फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर भगत राम तलवार के साथ ट्रैवल करते हैं और दोनों प्रिटेंड करते हैं कि अफगानिस्तान में अद्दा शरीफ की श्राइन पर जा रहे हैं, प्रार्थना करने की इन्हें बोलना और सुनना आ जाए। 26 जनवरी साल 1941 गाड़ी के जरिए पेशावर से निकलते हैं ये और शाम तक ब्रिटिश एम्पायर का बॉर्डर क्रॉस हो चुका था। 29 जनवरी की सुबह तक वो अड्डा शरीफ पहुंच जाते हैं और ट्रक्स और टंकों की मदद से काबुल तक का सफर पूरा करते हैं। कलकत्ता से काबुल जाने में नेताजी को 15 दिन का समय लगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इनके एस्केप के बारे में, इनके भाग निकलने के सिर्फ 12 दिन बाद ही पता चला। ऐसा इसलिए क्योंकि घर पर मौजूद जो लोग थे वो कॉन्स्टेंटली इनके कमरे में खाना डिलीवर करने आते थे और इनके बाकी भतीजे इनका खाना खा जाते थे। लोगों को लगता कि सुभाष जी अभी भी कमरे में ही है, खाना तो खाया जा रहा है, उनके लिए खाना डिलीवर करवाया जा रहा है। और ये बात को इतना सीक्रेट रखा गया कि सुभाष जी की मम्मी तक को नहीं पता था कि वो भाग निकले हैं घर से। ये सिर्फ 27 जनवरी को था जब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक केस सुना जाना था कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके दो भतीजों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो तो घर में है ही नहीं। 27 जनवरी को इनकी गायब होने की खबर पहली बार अखबार में पब्लिश होती है, आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड, जिसके बाद रॉयटर्स भी इसे उठा लेता है और दुनिया भर में खबर फैल जाती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास कई रिपोर्ट्स आती हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि वो किसी जापान जाने वाले जहाज में है, दूसरी कुछ और बताती है, लेकिन कोई रिपोर्ट सच नहीं थी। कलकत्ता से जापान जाने वाले एक जहाज की तलाशी भी ली जाती है ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन बोस का कोई नामो निशान नहीं था। सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बताया था कि 4 से 5 दिन तक अगर ये खबर दबी रहती है कि वो भाग निकले तो उसके बाद तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और ये बात सच थी क्योंकि इसके बाद कभी भी ब्रिटिश सरकार उन्हें वापस पकड़ नहीं पाई। काबुल पहुंचने के बाद नेताजी सोवियत की एम्बेसी में जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन यहाँ से उन्हें कोई मदद मिलती नहीं है क्योंकि रशियंस को लग रहा था कि वो एक ब्रिटिश एजेंट है जो सोवियत यूनियन में इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे हैं। फिर वो कोशिश करते हैं जर्मन एम्बेसी को कांटेक्ट करने की। हांस पिल्गर एक जर्मन मिनिस्टर जो उस वक्त एम्बेसी में मौजूद थे, वो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को एक टेलीग्राम भेजते हैं 5 फरवरी को, ये कहते हुए कि सुभाष से मिलने के बाद मैंने उसे एडवाइस किया है कि वो मार्केट में छुपा हुआ रहे अपने इंडियन दोस्तों के साथ और मैं उसके बिहाफ पर रशियन एम्बेसडर को कांटेक्ट करता हूँ। कुछ दिन बाद नेताजी को संदेश मिलता है कि अगर उन्हें अफगानिस्तान से आगे निकलना है तो उन्हें इटालियन एम्बेसडर से मिलना चाहिए। 22 फरवरी साल 1941 को ये मीटिंग होती है। 10 मार्च को बोस को कहा जाता है कि एक नया इटालियन पासपोर्ट बनवा लो। बोस को एक नया इटालियन पासपोर्ट दिया जाता है एक नई इटालियन आइडेंटिटी के साथ। ये फोटो लगी थी उनके इटालियन पासपोर्ट पर और अब उनका नाम था ऑरलैंडो माजोट्टा। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने इटालियन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया था और उन्हें ये पता लग गया था कि बोस काबुल में है। उन्हें ये भी पता लग गया कि वो जर्मनी जाने की सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट के थ्रू। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के 2 स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव को एक काम दिया जाता है टर्की में, बोस को ढूंढो और उन्हें जर्मनी पहुंचने से पहले ही मार डालो। लेकिन नेताजी एक कदम आगे थे, उन्होंने मिडिल ईस्ट के थ्रू जाने वाला रास्ता कभी लिया ही नहीं, उल्टा वो मॉस्को पहुंच गए अपनी नई इटालियन आइडेंटिटी के साथ। मॉस्को पहुंचकर वो फाइनली एक ट्रेन पकड़ते हैं बर्लिन की ओर और 2 अप्रैल 1941 को पहुंच जाते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में।
यहाँ 3 मकसद थे नेताजी के। पहला, एक इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल सेटअप करना। दूसरा, एक जरिया ढूंढना अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। और तीसरा, एक आर्मी की स्थापना करना जो बनी हो इंडियंस से, वो इंडियंस जो वॉर के प्रिजनर्स रहे। अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे नेताजी ने इन चीजों पर काम किया और कैसे उनकी मुलाकात हुई जर्मनी के तानाशाह हिटलर से। सबसे बड़ा संघर्ष यहाँ पर था कि जर्मनी एक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे इंडिया को। वो चाहते थे कि जर्मनी और बाकी एक्सिस पावर्स ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि इंडिया एक आजाद देश है और इंडिया के इंडिपेंडेंस को वो अपना एक वॉर एम बनाए। लेकिन जर्मनी ने ऐसा डिक्लेरेशन कभी दिया नहीं, क्योंकि हिटलर इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं था। अपनी इनफेमस किताब माइन काम्फ में हिटलर ने अपनी राय बताई थी इंडिया के ऊपर। उसने लिखा कि वो प्रशंसा करता है ब्रिटिश सरकार की, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया है और एडमिनिस्टर किया है। और एक जर्मन ब्लड होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, उसने लिखा कि वो इंडिया को ब्रिटिश रूल के अंडर ही देखना चाहता है। इतना ही नहीं, हिटलर ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का भी मजाक उड़ाया, उन्हें एशियाटिक जगलर्स बुलाकर। इंडिया की पूरी आजादी की लड़ाई हिटलर के लिए एक मजाक थी। लेकिन फिर भी हिटलर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस्तेमाल करना चाहता था इस वॉर में ब्रिटिश के खिलाफ। नेताजी भी इस बात को जानते थे कि जो रिलेशनशिप है उनके और नाजी जर्मनी के बीच में, वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। दोनों को यहाँ पर अपना फायदा दिख रहा है, इसलिए ये रिलेशनशिप है, नहीं तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस सोच से वो काम पर लग जाते हैं। वो प्लान्स बनाते हैं कि कैसे इंडिया एक्सिस पावर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। वो बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और फिर एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं वो हिटलर को, ये दिखाते हुए कि हिटलर अपनी आर्मी को लेकर इंडिया पर हमला बोले ताकि ब्रिटिश को वहां से हटाया जा सके। और ये ऐसा होगा कि ब्रिटिश एम्पायर के दिल पर हमला किया जा रहा हो। वो चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं हिटलर को उकसाने के लिए कि वो अपनी आर्मी को ले जाकर इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करे। लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसका दिखता नहीं। मेन रीजन यही था कि हिटलर को कोई परवाह नहीं थी इंडिया की आजादी की। लेकिन एक और जर्मन था जो एक्चुअली में काफी इंटरेस्टेड था बोस की मदद करने में, एडम फॉन ट्रॉट, हेड ऑफ द इंडिया सेक्शन ऑफ द फॉरेन ऑफिस इन बर्लिन। इनकी मदद से इस फॉरेन ऑफिस को एक स्पेशल इंडिया डिवीजन बना दिया जाता है। कुछ ही महीनों बाद 2 नवंबर 1941 को बोस यहाँ पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। इनफैक्ट इसी सड़क पे वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो ऑफिस हुआ करता था फ्री इंडिया सेंटर। आज के दिन वहाँ पर बस एक कैफे है, कोई नामो निशान नहीं है कि ये पहले कभी ऑफिस हुआ करता था। और दूसरी तरफ एक स्पेन की एम्बेसी है। इस सेंटर पर होने वाली पहली मीटिंग में 6 डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला, इस पूरे संघर्ष का नाम होगा आजाद हिंद या फ्री इंडिया। दूसरा, यूरोप में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा आजाद हिंद सेंटर। तीसरा, हमारे देश का नेशनल एंथम होगा जन गण मन। चौथा, हमारी इस मूवमेंट का जो एम्बलम है वो ट्राई कलर होगा विद स्प्रिंगिंग टाइगर। पांचवा, इंडियंस एक दूसरे को ग्रीट करेंगे जय हिंद कहकर। और छठा, सुभाष चंद्र बोस को टाइटल दिया जाएगा नेताजी का। 20 मई 1941 को नेताजी ने एक डिटेल्ड प्लान सबमिट किया था जर्मन सरकार को कि कैसे दुनिया भर में प्रोपेगेंडा पर काम किया जा सकता है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ। इसी प्लान का एक हिस्सा था आजाद हिंद रेडियो। 19 फरवरी 1942 नेताजी डिसाइड करते हैं कि ओरलांडो मजोटा की आइडेंटिटी बहुत हुई, इसे छोड़ा जाए और अपना असली चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। वो अपना पहला संदेश आजाद हिंद रेडियो के जरिए दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर आजाद हिंद रेडियो, जो कि फरवरी 1942 में जाकर इंडियन लोगों के सामने भी ब्रॉडकास्ट होना चालू होता है। सुभाष चंद्र बोस अपना पहला एड्रेस इस रेडियो के जरिए देशवासियों को देते हैं। सभी लोग अपनी लड़ाई जारी रखो, एक्सिस पावर्स जल्द ही इस मिशन में हमारी मदद करेंगी और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। रेडियो के अलावा एक मंथली जर्नल भी बनाई जाती है आजाद हिंद नाम से, जिसे मार्च 1942 में रोल आउट किया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर 5000 कॉपीज इसकी जर्मनी में सर्कुलेट करी जाती है। लेकिन तीसरा मकसद जो था, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही थी। बोस चाहते थे कि जो वो आर्मी खड़ी कर रहे हैं उसे इंडियन नेशनल आर्मी बुलाया जाए, लेकिन नाजी हुकूमत ने एक नई इंडिपेंडेंट आर्मी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस मिलिट्री यूनिट का नाम रखा गया इंडियन लीजियन। बोस यहाँ पर 10,000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मिले, उनसे बातचीत करी। सबको तो वो कन्विंस नहीं कर पाए, करीब आधे लोग कन्विंस हो गए उनकी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो इंडियन लीजियन की जो स्ट्रेंथ थी वो करीब 5000 लोग थी। ये आर्मी छोटी जरूर थी, लेकिन कई मायनों में ऐतिहासिक थी, क्योंकि नेताजी अलग अलग धर्मों के अलग अलग कास्ट के लोगों को इकट्ठा करने में सक्सेसफुल हो गए थे। कैप्टन वॉल्टर हार्बिश, जो उस वक्त ट्रेनिंग कैंप के इंचार्ज थे, उन्होंने नोट किया, His Excellency Netaji's goals was to paralyze the century-old antagonisms rooted in the Indian nationalities, religions and castes, and to unite the members of both these units in one great common aim. 26 अगस्त साल 1942 इंडियन लीजन अपनी ओथ लेता है और इसके साथ नेताजी अपने सभी मकसदों को पूरा करने में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहते हैं जर्मनी में, सिवाय एक चीज के, एक्सिस पावर्स अभी भी इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कारण था हिटलर का नेगेटिव एटीट्यूड इंडियंस को लेकर। कुछ महीने पहले मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात भी होती है एडोल्फ हिटलर से। इस मुलाकात के बाद नेताजी कन्विंस हो जाते हैं कि हिटलर को प्रोपेगेंडा विक्ट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू मिलिट्री वाइज एक्चुअली में जीता जाए। इसलिए अब नेताजी की नजर मुड़ती है जापान की ओर। अब तक ये खबर ऑलरेडी जापान तक पहुंच चुकी थी कि जर्मनी में एक आर्मी बनाई जा रही है इंडियंस की, ब्रिटिश को इंडिया से बाहर फेंकने के लिए। जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो ने इसका नोट लिया था। वो अर्ली 1942 से वैसे ही कहते आ रहे थे कि समय आ गया है इंडियंस को खड़ा होने का ब्रिटिश रूल के खिलाफ। फरवरी 1942 में जापान सिंगापुर में ब्रिटिश को हरा देता है और सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लेता है। करीब 40,000 हिंदुस्तानी लोग जो ब्रिटिश की साइड से लड़ रहे थे सिंगापुर में, जापान के टेक ओवर के बाद वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन जाते हैं जापान के हाथ। यहाँ नेताजी को एक और अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्यों ना इन लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल किया जाए। इस सब के बीच अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट
मूवमेंट का ऐलान करते हैं। इंडिया में भी लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है रेवोल्यूशन के लिए तैयार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। ये खबर जब नेताजी तक पहुंचती है तो वो इसे सुनकर बड़ा खुश होते हैं। आजाद हिंद रेडियो के जरिए वो अपना संदेश देते हैं सभी इंडियंस गांधी जी को सपोर्ट करें। ये मूवमेंट इंडिया का नॉन वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर है। इवन दो कुछ साल पहले गांधी जी और नेताजी की विचारधारा में कुछ मतभेद रहे थे, दोनों की राय इतनी मिलती नहीं थी एक दूसरे से, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े थे। 31 अगस्त 1942 जब नेताजी को पता चलता है कि सावरकर और जिन्ना जैसे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ हैं, तो वो कुछ ऐसा कहते हैं आजाद हिंद रेडियो पर। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर एंड ऑल दोस लीडर्स हु स्टिल थिंक ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिशर्स टू रियलाइज फॉर वंस ऑफ ऑल दैट इन द वर्ल्ड ऑफ टुमारो देयर वुड बी नो ब्रिटिश एम्पायर। मैं जिन्ना और सावरकर जैसे लीडर से कहना चाहूंगा, याद रख लो आने वाले समय में कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं रहने वाली है। साल 1940 में गांधी जी और नेताजी की आखिरी फेस टू फेस मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में गांधी जी ने नेताजी को कहा था, अगर आपके तरीके इंडिया को आजादी दिलाने में सक्सेसफुल रहते हैं तो सबसे पहला कांग्रेचुलेशंस का टेलीग्राम मेरी तरफ से आएगा। इस इंसिडेंट को खुद नेताजी ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था। तो इनके विचार और तौर तरीके जरूर एक दूसरे से अलग थे, लेकिन एक दूसरे को ये बहुत एडमायर करते थे। गांधी जी इंडिया के अंदर संघर्ष कर रहे थे और नेताजी इंडिया के बाहर से संघर्ष कर रहे थे। 8 फरवरी 1943 नेताजी अपने दोस्त एसीएन नंबियार को इंचार्ज बना देते हैं इंडियन लीजन और आजाद हिंद सेंटर का, और वो जर्मनी छोड़कर निकल पड़ते हैं जापान की ओर। इस बार इनका रास्ता जमीन के ऊपर से नहीं होता, बल्कि ये डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर एक जर्मन सबमरीन में बैठकर, U-180 जर्मन सबमरीन। एक बार फिर से ये अपना रूप बदलते हैं और बन जाते हैं मिस्टर मत्सुदा। इसी किस्से की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वैसे ये अकेले इंडियन नहीं थे सबमरीन में बैठने वाले, इनके साथ इंडियन लीजन के एक और लीडर थे, अबीद हसन सफरानी। 2.5 महीने बाद मेडागास्कर की कोस्ट पर दोनों ही सबमरीन बदलते हैं और एक जापानीज सबमरीन में इनका स्वागत किया जाता है। 8 मई 1943 ये सबमरीन साबंग पहुंचती है, जो कि आज के दिन के इंडोनेशिया का हिस्सा है। वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं टोक्यो की ओर और 16 मई को जापान पहुंच जाते हैं। जापान के प्रधानमंत्री टोजो से 2 बार मुलाकात होती है नेताजी की, पहली 10 जून को और दूसरी 14 जून को। अपनी दूसरी मुलाकात में नेताजी ओपनली उनसे पूछते हैं, क्या जापान अपनी अनकंडीशनल मदद दे सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को? मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर जापान हमारी मदद करे तो वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली मदद। जर्मनी में महीनों की कोशिश के बाद भी हिटलर नहीं माना था, लेकिन जापान में ये एक ही सवाल काफी था। टोजो इमीडिएटली मान जाते हैं कि वो नेताजी की मदद करेंगे और जापान का ये सपोर्ट पब्लिकली दुनिया के सामने दिखाया जाता है। 2 दिन बाद 16 जून को बोस जापानीज डाइट के 82nd एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन को अटेंड करने जाते हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर टोजो एक ऐतिहासिक एड्रेस देते हैं। इंडिया सदियों से इंग्लैंड के रूल के अंदर बना रहा है, हम यहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एस्पिरेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि जापान हर वो चीज करेगा जो करनी पड़े इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। मुझे यकीन है कि इंडिया की आजादी और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसे वीडियो पर रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत कम असली वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड पर है हमारे पास नेताजी की, ये उनमें से एक है, देखिए जरा। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. जापान में सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट करने वाले एक और फ्रीडम फाइटर थे रश बिहारी बोस नाम से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा आपको कि ये एक्चुअली में इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको सुनकर लगेगा ये कैसे हो सकता है, आईएनए तो नेताजी ने बनाई थी, लेकिन नहीं, आईएनए एक्चुअली में नेताजी के जापान जाने से पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। पहली इंडियन नेशनल आर्मी को एक्चुअली में बनाया गया था जनरल मोहन सिंह के द्वारा फरवरी 1942 में, जब सिंगापुर जापान के हाथों गिरा। ये वाली आईएनए दिसंबर 1942 तक ऑपरेट करी, जिसके बाद मोहन सिंह ने इस आर्मी को डिसबैंड कर दिया क्योंकि जापानीज के साथ इनकी मतभेद हो रही थी। इसके पीछे कारण ये था कि जापानीज चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी उनके बिहाफ पर उनकी लड़ाई फाइट करे साउथ ईस्ट एशिया में, वही काम जो ब्रिटिश कर रहे थे। कई इंडियंस ने ये करने से मना कर दिया, तो इसलिए इन यूनिट्स को बंद कर दिया गया और मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया गया जापानीज के द्वारा। यहाँ पर एंट्री होती है रश बिहारी बोस की। वो एक लीडर का काम करते हैं और आईएनए को पूरी तरीके से खत्म होने से रोकते हैं। सुभाष चंद्र बोस रश बिहारी बोस के साथ 2 जुलाई को सिंगापुर पहुंचते हैं और मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। राम सिंह ठाकुरी के द्वारा एक बेहतरीन गाना जो उस वक्त बजाया गया जब वो प्लेन से नीचे उतरे। तो एक और ओरिजिनल वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर बची हुई आईएनए की कमांड सौंपी जाती है नेताजी को। ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल था क्योंकि बहुत से इंडियंस इकट्ठे हुए थे सिंगापुर के पदांग में नेताजी को सुनने के लिए, और उनके द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का भाषण दिया जाता है। एक ऐसा भाषण जिसमें वो चलो दिल्ली का नारा लगाते हैं। सिंगापुर में मौजूद इस इंडियन नेशनल आर्मी में करीब 13,000 जवान थे। नेताजी का प्लान था कि सबसे पहले इसे एक्सपेंड किया जाए, पहले 50,000 जवान इकट्ठे किए जाए और बाद में 3 मिलियन लोगों की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई जाए। जापानी सरकार शॉक हो जाती है इस प्लान को सुनकर। वो कहते हैं हम इतने लोगों को हथियार नहीं दे सकते, हम सिर्फ 30,000 के करीब लोगों को हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन नेताजी के लिए ये लड़ाई सिर्फ हथियार से लड़ने वाली नहीं थी। वो चाहते थे कि इवेंचुअली देश में आम जनता भी आकर इनकी आर्मी का हिस्सा बने और फिर साथ में मिलकर ब्रिटिश को धकेला जाए बाहर। यहाँ भी वही चीज देखी गई जो जर्मनी की इंडियन लीजन में देखी गई थी। आईएनए के सभी सोल्जर्स अलग अलग धर्मों से आते थे, लेकिन रत्ती
भर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया इन लोगों के बीच में। इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो 3 उर्दू शब्दों से बनाया गया, इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी, जिनका मतलब है यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस। टोटल में 5 रेजिमेंट्स में डिवाइड किया गया था आईएनए को और इन 5 रेजिमेंट्स के नाम 5 फ्रीडम फाइटर्स पर रखे गए थे, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष और रानी ऑफ झांसी। इवन जो आईएनए का कैंपेन पोस्टर बना था जिस पर चलो दिल्ली लिखा हुआ था, उसमें फोटो लगी थी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की। एक और पोस्टर पर कोट्स लिखे गए थे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों के द्वारा। लेकिन आज के दिन कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पर झूठी खबरें फैलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ थे। 7 अगस्त 1943 में नेताजी बड़े क्लियरली कहते हैं एक रेडियो एड्रेस में, इवन दो गांधी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी को वो अपना पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि गांधी जी के फॉलोअर्स भी हमें सपोर्ट देंगे अपना। 2 अक्टूबर 1943 एक और प्यारा संदेश नेताजी गांधी जी के लिए देते हैं रेडियो के जरिए। महात्मा गांधी ने जो इंडिया को अपनी सर्विसेज दी हैं वो इतनी अनोखी हैं, इतनी अनपैरेलल्ड हैं कि उनका नाम सोने से लिखा जाना चाहिए हमारी नेशनल हिस्ट्री में हमेशा के लिए। कोई भी सिंगल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना अचीव नहीं कर सकता था इन सर्कमस्टांसेस में जितना उन्होंने अचीव किया। गांधी जी नेताजी के इस प्यार को वापस जताते हैं उन्हें प्रिंस ऑफ द पेट्रियट्स का टाइटल देते हुए। 21 अगस्त 1943 नेताजी प्रोविजनरी गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद सेटअप करते हैं सिंगापुर में। इस प्रोविंशियल सरकार के हेड बनते हैं। ये कहते हैं कि ये सरकार कोई नॉर्मल सरकार नहीं है, हमारा मिशन अनोखा है, हम एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और हम जंग का ऐलान करेंगे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। The skies reverberated to the full-throated shouts of Jai Hind. अभी तक नेताजी के पास कोई टेरिटरी नहीं थी, लेकिन जितने भी इंडियन लोग साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे वो ऑफिशियली इनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर थे। सिंगापुर में स्थापित की गई सरकार के पास अधिकार था टैक्सेस कलेक्ट करने का, लॉज इन्फोर्स करने का और इवन सोल्जर्स रिक्रूट करने का आर्मी के लिए। 2 महीने बाद दिसंबर 1943 में जापानीज आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ब्रिटिश को बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहती है और जापानीज सरकार इस टेरिटरी का पूरा कंट्रोल सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर देती है। ये पहली इंडियन टेरिटरी बन जाती है ब्रिटिश एम्पायर से आजाद होने वाली। 30 दिसंबर 1943 पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा भी लहराया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनकी प्रोविजनल सरकार एक इंडो जापानीज लोन एग्रीमेंट भी बनाती है 1944 में जापान के साथ। नेगोशिएशंस में ये इंसिस्ट करते हैं कि इंडिया कोई जापान का क्लाइंट नहीं है बल्कि टेम्परेरली एक वीक को इक्वल गवर्नमेंट और आर्मी है। इसके तहत जापान इंडिया को एक 100 मिलियन येन का लोन देता है, लेकिन नेताजी सिर्फ 10 मिलियन येन ही उसमें से इस्तेमाल करते हैं। 7 जनवरी 1944 नेताजी प्रोविंशियल सरकार के हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर से बाहर निकाल के रंगून बर्मा में ले जाते हैं। ये इंडिया के अब बहुत करीब थे। अगला टारगेट था इम्फाल और कोहिमा को कैप्चर करना। मार्च 1944 में यहाँ एक ऑफेंसिव शुरू होता है और जमीन पर वन ऑफ द टफेस्ट लैंड बैटल्स लड़ी जाती है वर्ल्ड वॉर 2। ये लड़ाई 4.5 महीने तक चलती है, 3 मार्च 1944 से लेकर 18 जुलाई 1944 तक। करीब 1 लाख आईएनए और जापानीज सोल्जर्स एक तरफ फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ फाइट करने वाले ब्रिटिश की तरफ से भी इंडियन लोग ही थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। शुरुआत में आईएनए काफी सक्सेसफुल रहती है। मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा लहराया जाता है। इंडियन मेनलैंड पर यह पहली ट्राई कलर होस्टिंग बनती है, लेकिन जल्द ही चीजें बड़ी तेजी से बिगड़ने लग जाती हैं। नेताजी के पूरे प्लान पर पानी बरस जाता है। मई के महीने में बारिश का मौसम जल्दी आ गया था, इसकी वजह से बारिश और कीचड़ में लड़ना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में जापानीज आर्मी अमेरिका के हाथों लॉसेस सह रही थी, तो आईएनए की फोर्सेस के पास कोई ज्यादा एयर कवर मौजूद नहीं था। ब्रिटिश के पास यहाँ एक बड़ा क्रूशियल एडवांटेज था। ब्रिटिश के जहाजों ने सप्लाई लाइंस पर हमला किया, फूड राशंस खत्म होने लगे। आईएनए के सोल्जर्स और जापानीज सोल्जर्स जो यहाँ पर मौजूद थे उनके पास सिर्फ घास और जंगल फ्लावर्स बचे खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। 6 जुलाई 1944 गांधी जी को जेल से रिहा हुए करीब 2 साल हो चुके थे। नेताजी रेडियो पर एक एड्रेस करते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, इंडिया की लिबरेशन की इस होली वॉर में हमें आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। ये पहली बार था कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन करके किसी ने पुकारा था। यहीं से ही ये टाइटल आता है दोस्तों। ये टाइटल और किसी ने नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था गांधी जी को। 10 जुलाई 1944 जापानीज इन्फॉर्म करते हैं नेताजी को कि उनकी मिलिट्री पोजीशन को अब डिफेंड नहीं किया जा सकता, रिट्रीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इम्फाल के अटैक के फेल होने के बाद आईएनए के ट्रूप्स मार्च करके वापस बर्मा आ जाते हैं। 21 अगस्त 1944 में नेताजी पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं इम्फाल कैंपेन के फेलियर को। ये कहते हैं कि बारिश के मौसम के जल्दी आने की वजह से और सप्लाई सिस्टम में डिफेक्ट्स की वजह से हमें यहाँ सेटबैक फेस करना पड़ा। नेताजी इसके बाद वापस सिंगापुर लौट जाते हैं और आईएनए को दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है, इस मूवमेंट को आगे कैसे कंटिन्यू रखा जाता है, नेताजी और क्या क्या करते हैं और आईएनए के सोल्जर्स कैसे एक और इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आगे चलकर इंडिया के इंडिपेंडेंस में, इन सब चीजों की बात करते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में।